नवाब और निजाम कल्चर को खत्म करेंगे, सीधा निशाना आप पर था, आपके परिवार पर। मैडम, मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं? ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है, शाइस्तगी है, जबान में मिठास है। तेलुगु जो बोली जाती है वो दूसरी तेलुगु से मुख्तलिफ है, उर्दू जो बोली जाती है वो मुख्तलिफ है। अगर आप इस कल्चर के मुखालिफ हैं तो आपने तो हैदराबाद को समझा ही नहीं, आपने हैदराबाद को समझा ही नहीं। अगर हैदराबाद को समझते तो आप यहां की तहजीब तमद्दुन के कायल होते, यहां की जबान की शीरनी को, उसकी मिठास को समझते, चाहे वो तेलुगु हो या उर्दू हो। आप कुछ जानते नहीं है, आप पैराशूट से उतरे और शुरू हो गए अपनी वो पुराना कैसेट चला दिए यहां पर। लेकिन आप भी ओवैसी साहब चाहते हैं हमेशा कि एक अच्छी जंग तभी बनती है जब दुश्मन भी ताकतवर हो। इस बार आपको विरोधी जबरदस्त मिला है, जिसमें एक के बाद एक पूरी कार्पेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है। इस बात को तो आप भी मानेंगे। मैडम देखिए, आपको मैं हमारी पार्टी के ताल्लुक से बता रहा हूं कि 1986 में एनटी रामाराव अपने पीक पर थे। तो मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एनटी रामाराव की पार्टी में एक शिवारेड्डी नाम का, बॉम्बुलू शिवारेड्डी बोलते, बॉम्ब शिवारेड्डी, वो बॉम्ब फेंका था। 2002 में चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के गली गली में फिरे। आज बीजेपी फिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेंगे 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। अरे आइए ना, डेमोक्रेसी में कौन रोक रहा है? मगर आप लोग जो अनाप शनाप बक रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप बताइए मैडम, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहां पर। अरे भाई, यहां पर अमन से हिंदू भाई, मुसलमान, हमारे दलित, बंगाली, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आराम से रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहां रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, ये जबान। अच्छा, फिर अगर आप हैं तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर सो रहे थे इतने साल से, आप क्यों नहीं पकड़ा उसको आपने? हम तो बोले सर पकड़िए उनको, अगर कोई इलीगल है यहां पर पकड़िए। कौन रोक रहे? हम रोक रहे हैं क्या उनको? आपको जंजीरों से बांध के बैठे, आप नहीं कर सकते? ये तो गलत बात है ना। आप तो इलेक्शन की कैंपेनिंग के नाम पे आप तो पूरे इलाके के लोगों को, पूरी शहर को बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो सोचिए ना वैसी साहब की, इस देश की संसद में अगर हर बिल जिसको सरकार लाती है उसकी मुखालफत करने वाला शख्स कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी। चाहे वो सीएए बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फार्मर्स बिल को भी, लेकिन जो खास तौर पर सीएए बिल था या फिर उसके बाद से उससे पहले ट्रिपल तलाक बिल था, हर चीज पर आप कहते हैं कि अब जब ये नया ऑर्डिनेंस राज्य सरकारें ला रही हैं, जिसको यूपी सरकार ले भी आई है, लव जिहाद पर, हालांकि उसका नाम नहीं है, लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन विदेश वो कानून है जो भी है, लेकिन इन सब के खिलाफ आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। तो आप एक धार्मिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेलते हैं ना जब आप करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण उनके लिए आसान हो जाएगा आपके साथ। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 तारीख के नतीजे आ जाएंगे, घोड़ा मैदान सामने है। अब रहा सवाल कि मैं मुखालिफत करता हूं तो करना चाहिए ना मैडम, डेमोक्रेसी है। वरना तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा बल्कि किम जोंग हो जाएगा, कि बस आ गया और सब जने थाली मारो और उसको अंगूठा लगा दो। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मुखालिफत होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए, और होता रहेगा। अरे भाई, मैं तो कोई बीजेपी का तो नहीं हूं कि मोदी जो बोले और आंख और जबान का गूंगा हो जाऊं, आंख का अंधा हो जाऊं। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने की समझने की तमीज दी है, तो मैं मुखालिफत करूंगा। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जो आज पंजाब के किसान आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है उनका। वरना अगर सब लोग थाली बजाने वाले हो जाएंगे, खवाली करेंगे, तो वो जमहूरियत नहीं हो जाएगी। इसको खवाली डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा हमको। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए अपोजिशन जरूरी है और सरकार का अपोजिशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलत काम करेंगे
तो हमको बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा कि संविधान के खिलाफ है। अब जैसा एग्रीकल्चर लॉज है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, आपने गलत उसको लेजिस्लेट कर दिया, कैसे उसको मानेंगे कोई भी? आपकी नजर से जरा ये मैं समझना चाहती हूं, ये बीजेपी का जो जबरदस्त अचानक से इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी जागी है हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में, ये क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों है? ओवैसी की वजह से? नहीं, उनका, आप देखिए, उनका राइट है। फार्मर्स के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, कोविड के मसले पे कुछ नहीं करना चाह रहे, तो देश की तवज्जो हटाने के लिए पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर भिजा देते हैं और यहीं पर वो अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो लड़ने से कोई उसके वो नहीं है, लड़िए जरूर। वहां जरूर मैंने ये कहा कि इतने मंत्री आए दिल्ली से कि शायद अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेते तो ठीक होता। अब कोई बचा ही नहीं। उसके बाद भी अगर जो नतीजा निकलेगा तो यानी पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाएंगे इंशाल्लाह ये लोग। पुराने हैदराबाद पर जरा आते हैं, क्योंकि वहां पर आपने बताया कैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है, आपको जिन्ना भी कहा जा रहा है। एक छवि आपकी ऐसी बनाई जाए जिससे फिर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी के लिए आसान हो जाए। क्या उस बड़े चेस बोर्ड पर एक मोहरे की तरह आपकी छवि को इस्तेमाल करती है बीजेपी? मैडम, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे इतने चाहने वाले हो गए हैं कि मैं तो एक लैला बना हुआ हूं और मेरे पूरे चाहने वाले मेरे मजनू बने हुए हैं। कांग्रेस मुझसे मोहब्बत करने लगी है, बीजेपी करने लगी है, टीआरएस करने लगी है। अरे इतने मेरे दीवाने हो चुके हैं कि सब मुझे घेर लिए हैं और हर कोई चाहता है कि मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चलाए। ये तो अजीब मामला है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद के डेवलपमेंट की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, पोल्यूशन की बात करिए, ट्रैफिक के कंजेशन को कैसे सॉल्व करें उसकी बात करिए, जो हालिया दिनों में सैलाब आया वो दोबारा ना आए उस पर बात करिए। मगर पूरे के पूरे असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में इतना दीवाने हो चुके हैं कि मुझे लैला बनाए और तमाम के तमाम मेरे मजनू बने हुए। तो मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में? चलिए, एक और विषय है जो फेवरेट है उनका, वो भी आज बोला है। वो 10-20 सेकंड में आपको सुनाती हूं, फिर इस पर जवाब लूंगी आपसे ओवैसी साहब। अमित शाह ने आज रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी हैदराबाद में उठाया, ये सुनिएगा, फिर इस पर सवाल होगा। भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आज अमित शाह ने जो कहा है, मैं सीधा वो आपको बताना चाहती हूं। अमित शाह ने कहा है ओवैसी लिख कर दे, हम रोहिंग्या बांग्लादेशी हटा देंगे। जब हम एक्शन लेते हैं तो संसद में ओवैसी के आंसू निकलने लगते हैं। अमित शाह इस देश के पहले होम मिनिस्टर हैं जो एक एमपी से कह रहे हैं कि मुझे लिख कर दो कि हैदराबाद में इल्लीगल पाकिस्तानी रोहिंग्या है, तभी मैं कोई एक्शन लूंगा। आपको, अमित शाह को मेरी परमिशन की जरूरत है क्या मैडम? देश का गृह मंत्री मैं हूं क्या? अरे क्या मजाक कर रहे अमित शाह? यानी एमपी लिख कर दे आपको, ये आपका काम है ना? कह रहे कि जब वो एक्शन लेते हैं तो आप रोने लगते हैं, संसद में आंसू रोने लगते हैं। मैडम सुनिए, ये तो वही अमित शाह की जबान है कि 40 लाख दीमक हैं आसाम में। कहां निकले 40 लाख मैडम? ये पहला होम मिनिस्टर है जो एमपी से कह रहा मुझे लिख कर दो बेटा, गलती हो रही है तो लिख कर दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं जनाब? आप तो देश के होम मिनिस्टर है ना, आपको नहीं मालूम? अगर आपकी पार्टी ने कहा था कि यहां पर अफगानी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, 30,000 वोटर लिस्ट में नाम रोहिंग्या के, ये आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बकवास की है, मैं ये तो नहीं कहा। मगर अमित शाह कह रहे मुझे लिख कर दो। अरे लिख कर देने का क्या है? आप देखिए ना, ये आपका काम है। आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा?